नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में यदि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से पिक कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता और चीनी सभ्यता में से एक है। दुनिया की जो 4 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं उनमें से सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक ही सिंधु घाटी सभ्यता भी है, जो कि आज से 2500 ईसा पूर्व लगभग पुरानी ये सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान इराक के आसपास थी, सुमेरियन की सभ्यता भी उधर ही इजराइल के आसपास की थी, और मिस्र सभ्यता आप तो जानते हैं मिस्र कहाँ पे है, और चीन की सभ्यता हमारे पड़ोसी देश है। उस टाइम पे ही सिंधु घाटी सभ्यता उसकी कंटेम्प्रेरी सभ्यताओं में से एक है। ठीक, तो अगर ऑप्शन में आता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता में से कौन सी हैं, तो आप अगर ये ऑप्शन में चारों में देखते हैं तो आप इनमें से लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यह सभ्यता कांस्य युग के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये कब आती है? ताम्र पाषाण काल, जब कांस्य की खोज हुई थी उस टाइम के आसपास ये आती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान तक, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक और उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक था। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इंडिया के मैप में किधर दिखाई पड़ती है? अगर हम इंडिया के मैप को रफली बनाए तो ये इधर पाकिस्तान, ये पूरे रेंज में इधर सिंधु घाटी सभ्यता पड़ती है। तो उत्तर में ये जम्मू कश्मीर तक, और पूरब में आलमगीरपुर तक यानी उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दायमाबाद तक, और उत्तर में मांडा हो गया। ठीक है, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक। तो इस प्रकार इसका ये लगभग ट्रायंगुलर शेप में थे। अगर कोई पूछता है इसका सबसे कम विस्तार किस दिशा में हुआ, तो पूरब दिशा में, जैसा उत्तर प्रदेश है इस दिशा में इसका सबसे कम विस्तार हुआ है। तो ये ट्रायंगुलर शेप, त्रिकोणीय बनाती है। कई बार इसका शेप भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना था। यानी कि इस टाइम पे काफ़ी अच्छी किसानी होती थी, कृषि प्रधान था यहाँ पे, और व्यापारियों का प्रभुत्व, नील की खेती होती थी, और अलग अलग सभ्यताओं से व्यापार, मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसके व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यानी कि व्यापार भी किया जाता था इस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा विकसित सभ्यता गिनी जाती है। बढ़ते हैं आगे। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। कई बार सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी डायरेक्टली बोल दिया जाता है, क्योंकि इसका जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था, जिसको 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। तो जिस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं उसी के नाम पर पूरी चीज़ को रख भी दिया जाता है। ठीक है, इसलिए जैसे कोई भी वंश होता है तो बड़ा लड़का जो होता है उसी को राजा बना दिया जाता है। तो इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोल दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी डायरेक्टली बोल दिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया है। यानी कि ये आज से लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि ईसा से 2500 साल पहले, और इस समय लगभग 2021 चल रहा है। तो यानी कि लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं इस सभ्यता को। और ये कैसे निर्धारित किया जाता है? कार्बन डेटिंग। इसमें यानी कि जब खुदाई होती है, आर्कियोलॉजिकल विभाग वाले इसकी खुदाई करते हैं, तो उसमें जो चीज़ें मिलती हैं जिनमें कार्बन मौजूद रहता है उसकी डेटिंग की जाती है। कार्बन C14 ये कार्बन का समस्थानिक है, जिसके द्वारा इसकी डेटिंग की जाती है और डेट का पता लगाती है कितने साल पुरानी है। तो इसके आधार पर जो पता लगाया गया, तो ये पता चला कि 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास यह सभ्यता फल फूल रही थी, पोषित हो रही थी। ठीक है, इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना थी। ठीक, यानी कि अर्बन सभ्यता थी। ये सिविलाइजेशन कैसी थी? अर्बन थी, ये रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता को अर्बन नहीं कहा गया, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हमारी सभ्यता थी तो एक नगरीय सभ्यता थी, बहुत विकसित थी। इस सभ्यता के दौरान शहर को 2 भागों, दुर्ग शासक वर्ग द्वारा विरुद्ध और निचले शहर आम लोगों का निवास स्थान में विभाजित किया था। यानी कि जो इसकी नगरीय व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। जो शासक लोग रहते थे या प्रशासक लोग जो रहते थे वो ऊपर भाग पे रहते थे, जिसको किलाबंदी की जाती थी, जिसको घेरा जाता था, क्योंकि अगर कोई आक्रमण होगा, अगर राजा मर जाएगा तो पूरी प्रजा उसके गुलाम हो जाती थी, इसलिए वो ऊपर रहते थे। और नीचे वाले भाग में यानी कि किले से नीचे कौन रहता था? आम लोग, जनता रहती थी। तो बहुत ही अच्छी नगरीय व्यवस्था थी, इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि नगरीय योजना के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता है, तो आप तुरंत लगाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। धौलावीरा इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है। इस शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो धौलावीरा इसका एक स्थल है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। और धौलावीरा जो है इसके जल प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि धौलावीरा से जल प्रबंधन और जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था मिली है। चौंदड़ो एकमात्र शहर है जहाँ दुर्ग नहीं थे। चौंदड़ो एक ऐसा वहाँ का शहर मिला है जहाँ पर दुर्ग नहीं थे। बाकी सारे शहरों में दुर्ग के साक्ष्य मिले, लेकिन एक ऐसा शहर है जहाँ किलेबंदी नहीं की गई थी, जहाँ दुर्ग। तो कोई भी अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर है जहाँ किलेबंदी नहीं की गई थी, जहाँ दुर्ग नहीं थी, तो आप तुरंत चौंदड़ो लगाएंगे। बढ़ते हैं आगे। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना थी। यानी कि अर्बन सभ्यता थी ये, रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता को अर्बन नहीं कहा गया, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता को
इस सभ्यता में नगर योजनाएं ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इस सभ्यता के लोग भवन निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नालियों का उत्तम प्रबंध, किलाबंद दुर्ग व लोहे के औजारों की अनुपस्थिति इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। यहाँ पे अनुपस्थिति नहीं बल्कि उपस्थिति होगी, ठीक। तो यहाँ ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी ये योजना, ठीक, यानी कि ऊपर राजा लोग रहते थे, नीचे लोग रहते थे, और जो नालियाँ थी वो बनी हुई थी जिसका निकास शहर के बाहर होता था, और जो रोड थी वो पक्की हुई बनी हुई थी, और जो ईंटें थे वो कच्ची ईंटें नहीं बल्कि पक्की ईंटों से बने थे। मतलब वहाँ की जो शहर की व्यवस्था थी वो बहुत ही सुंदर व सुदृढ़ थी। किलाबंदी की थी, नालियों का उत्तम प्रबंध था, लोहे के औजार मिले हैं। तो ये सब वहाँ की बहुत अच्छी विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया हुआ था, जिसने ग्रीक भाषा में सिंडम कहा जाता है। यह सिंध से प्राप्त हुआ था। दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ हुआ था? तो आप तुरंत लगाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थी, ठीक। यहाँ सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया था। आज भी भारत कपास के उत्पादन में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर आता है। और सिंडम जिसको कहा जाता है ग्रीक भाषा में, यह सिंध से प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। उनके द्वारा उगाए जाने वाले अन्य फसल दाल, धान, कपास, खजूर, खरबूजे, मटर, तिल व सरसों थे। यानी कि यहाँ पर खेती किसानी के बारे में इनको काफ़ी अच्छा ज्ञान था। तो ये लोग काफ़ी अच्छे पैमाने पर हर प्रकार की फसलों की, लगभग सारे प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। गेहूँ और जो इनकी प्रमुख फसलें हुआ करती थी, साथ ही साथ दाल, धान, कपास, खजूर व खरबूजे, ये सब भी इत्यादि का उत्पादन करते थे। अगर कोई प्रमुख फसल पूछे तो आप गेहूँ और जौ बताएंगे, ठीक। और कपास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ। आज भी गुजरात के तटों पर कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है, और कपास के उत्पादन में भारत दुनिया के सर्वोच्च देशों में से एक है। इस काल के ज्ञात पशुओं में बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली के अलावा ऊँट प्रमुख थे। बैल पाए जाते हैं, बैल के साक्ष्य मिले हैं कि सिक्कों में बैल को देखने को मिला है, भेड़ मिली है, भैंस मिली है, बकरी मिली है, सुअर मिला है, हाथी मिला है। यहाँ पर और एक और अजीब तरीके का जानवर मिला है कि सिक्कों पर एक श्रृंगी जानवर जिसको बोलते हैं, उसका कोई नाम नहीं है, इसकी एक सींग, वो बैल के आकार है बात, लेकिन उसकी एक ही सींग है, उसको एक श्रृंगी पशु कहा गया। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बिना कुबड़ वाले बैल या एक सींग वाले गैंडा था, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर एक इसकी प्रमुख विशेषता थी, जिसको एक श्रृंगी गैंडा बोलते हैं, जहाँ के सिक्कों पे इसकी तस्वीर मिली है, जो यहाँ से खुदाई में सिक्के मिले हैं। तो अगर कोई पूछे सबसे महत्वपूर्ण पशु का, तो बिना कुबड़ वाले बैग या एक सींग वाले गैंडा, या एक सींग वाले गैंडा किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं के साक्ष्य, तो आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे पूछा था, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में बकरी के साक्ष्य मिले हैं? तो जी हाँ, आप याद रखें। क्या भैंस के साक्ष्य मिले हैं? मिले हैं। क्या कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं? हाँ, मिले हैं। इस सभ्यता के दौरान बाह्य और आंतरिक व्यापार विकसित अवस्था में था, लेकिन भुगतान वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था, जो कि बाह्य रूप से भी व्यापार होता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले दूसरी सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी व्यापार करते थे, और अपने अंदर जैसे धौलावीरा से लोथल और लोथल से कालीबंगन, यानी कि आंतरिक व्यापार भी था और बाह्य व्यापार भी था। लेकिन वस्तु का भुगतान कैसे होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जैसे कि मेरे पास चावल है और तुम्हारे पास गेहूँ है, तो मैं तुम्हें कुछ चावल दे दूंगा, तुम मुझे कुछ गेहूँ दे दो। ये वस्तु विनिमय था। सिक्के और पैसे का व्यापार नहीं होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। मेरे पास गाय है, तुम्हारे पास चावल है, मैं तुम्हें गाय दे देता हूँ, तुम मुझे चावल दे दो, ठीक। इस तरीके से ज़रूरतें पूरी होती थी। इस सभ्यता में लोगों ने स्वतः ही वजन और माप प्रणाली विकसित की थी, जो 16 के अनुपात, यानी कि 16 आना, जैसे आपने सुना, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही चली आती थी। 16 इकाई होती थी, आज 1 इकाई है, तो पहले क्या थी चीज़? 16 के अनुपात में थी। शव को दफनाने या जलाने के काम उत्तर दक्षिण दिशा में किया जाता था। तो कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी में शवों को दफनाया जाता था कि जलाया जाता था, तो दोनों चीज़ों के साथ में दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था, और यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ये काम किया जाता था। उसका मुख किधर होता था? उत्तर की तरफ, उसका पैर दक्षिण की तरफ होता था। इस प्रकार शव को दफनाया या जलाया जाता था। हड़प्पा संस्कृति की सबसे कलात्मक कृति सैल खड़ी की मोहरें हैं। हड़प्पा कालीन लिपि चित्रात्मक थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा की जो लिपि थी वो कैसी थी? चित्रात्मक थी। आज तक इसकी लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। जिस दिन इसकी लिपि को पढ़ लिया गया, उससे बहुत सारे राज खुल जाएंगे उस टाइम की। तो ये बहुत बड़ी क्रिटिकल चीज़ है कि आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया कि वो चित्रों का मतलब क्या है, उनकी भाषा का मतलब क्या है। अगर वो पढ़ ले जाते तो पता चलता कि उस टाइम पे लोग इतने विकसित कैसे थे, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें और भी रही होंगी। बहुत सारे राज से पर्दा खुल सकता है, ये इस लिपि को पढ़ लिया जाए। तो मैं आशा करता हूँ जल्द ही ये लिपि पढ़ी जाए और बहुत सारे रहस्यों को पर्दा खुले, हम लोग जान पाएँ अपने इस गूढ़ इतिहास को। इस लिपि में पहली पंक्ति दाएँ से बाएँ ओर और दूसरी पंक्ति में मतलब एक बार दाएँ से बाएँ ओर लिखा जाता था, और फिर बाएँ से दाएँ ओर, फिर दाएँ से बाएँ ओर, फिर बाएँ से दाएँ ओर। इस तरीके से लिपि चलती थी। इस शैली को सर्प लेखन, देखिए इसमें कैसे सर्प बन जाता था, ऐसे सर्प बनता था। सर्प लेखन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से स्वास्तिक के निशान मिले हैं। स्वास्तिक जानते हैं आप लोग? आप लोग जब घर में गाड़ी वाड़ी आती है, कोई नई चीज़ आती है, तो स्वास्तिक बनाया जाता है उस पर।
यानी कि ये शुभ का प्रतीक होता है, कोई चीज़ ऑस्पिशियस चीज़ का ये प्रतीक होता है। तो इसके निशान मिले हैं, जिससे कि आकलन लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे हिंदू धर्म के रीति रिवाज मौजूद रही होंगी शायद। मूर्तियों के माध्यम से पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देवी माँ यानी माता देवी की पूजा होती थी। इसके अलावा योनि महिला यौन की पूजा होने के सबूत में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मातृ देवी की पूजा होती थी। ये यहाँ पे महिला की बहुत सम्मान थी, यानी मातृ सत्तात्मक था सिंधु समाज जो था, सिंधु सभ्यता का जो समाज था मातृ सत्तात्मक था। यहाँ पे महिला योनि की भी पूजा होने के सबूत मिले हैं। इस काल के प्रमुख पुरुष देवता पशुपति महादेव अर्थात पशुओं के भगवान शिव थे। इनकी आकृति खुदाई से प्राप्त एक मोहर पर मिली है। इस आकृति में एक पुरुष योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। वह 4 जानवर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस से घिरे हुए हैं। इसके अलावा उनके पैरों के पास 2 हिरण खड़े हैं। सिंधु सभ्यता के दौरान शिवलिंग की पूजा का भी व्यापक रूप से होती थी। यहाँ पे पशुपति महादेव यानी पशुपति महादेव की पूजा होती थी, यानी पशुओं के पति, जिसमें आपको एक चित्र मिला है जिसमें एक पुरुष योग मुद्रा में ध्यान लगाए हुए बैठे हैं और उसके आसपास 4 जानवर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस यानी कि पशु इनकी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनको पशुपति कहा गया। तो इसमें कौन कौन से लोग की पूजा आपको दिखाएगी? अभी आपने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में माता देवी की पूजा होती थी व साथ ही साथ यहाँ पे पशुपति महादेव की पूजा होती थी और शिवलिंग की पूजा भी व्यापक रूप से होती थी। इस काल का मुख्य व्यवसाय कताई, बुनाई, नाव बनाना, सोने के आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और मोहरे बनाना था। कौन कौन से व्यवसाय होते थे? हमने पहले ही देखा कि यहाँ के लोग व्यापार करते थे। तो कौन कौन से व्यापार करते थे? कताई बुनाई करते थे, नाव बनाते थे, क्योंकि उस समय नदियों के माध्यम से ही व्यापार होता था। सोने के आभूषण बनाते थे, सोना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मोहरे बनाते थे। तो ये सब उनके व्यापार होते थे। तो ये रही सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जितना कवर हो उसका मैंने कवर किया है। आप लोग और भी बुक से देख सकते हैं सारी चीज़ें। हालांकि इससे बाहर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से एक चीज़ हो, जो वहाँ पे जो प्रमुख शहर पाए गए हैं उनकी खोजें जो हैं वो किस नदी के किनारे हैं, व साथ ही साथ वहाँ से कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें, जैसे धोलावीरा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगन से क्या मिला है, राखी गढ़ी से क्या मिला है, ये चीज़ आप थोड़ा अलग से देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इस वीडियो से कवर हो सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।